चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके माध्यम से आप समझिए कि यादव फैक्टर कितना काम आएगा उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को आजमगढ़ पहुंचे। फूलों का गुलदस्ता देकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। वैसे तो कोई भी मुख्यमंत्री कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन मोहन यादव का आजमगढ़ आना इसीलिए अहम है क्योंकि ये सपा के गढ़ में शुमार है। हालांकि आजमगढ़ का किला अभी बीजेपी के हाथ में है, फिर भी बीजेपी कोई चूक नहीं चाहती है। एमपी के सीएम ने मंगलवार को आजमगढ़ क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले 5 लोकसभा सीटों के नेताओं के साथ मीटिंग की। इस क्लस्टर में कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं: आजमगढ़, लालगंज, घोसी, बलिया और सलेमपुर। बैठक में मोहन यादव ने तीसरी बार मोदी सरकार का नारा दिया। इसका भाजपा का संगठन बहुत कुशलता के साथ अपने जो उनको उत्तरदायित्व दिया है उसका निर्वहन कर रहा है और खास हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो पूरे देश को लीड कर रहा है। अयोध्या के बाद जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके कर्तृत्व से जनता ने न केवल उनका दिल जीता है बल्कि सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं के प्रतिमान बनके नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सबके सामने आया है। पहली बैठक लोकसभा प्रबंध समिति, दूसरी बैठक विधानसभा प्रधान समिति और तीसरी जन प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, लोकसभा संयोजक, लोकसभा प्रभारी और लोकसभा प्रबंध समिति के पदाधिकारी, सांसद, विधायक, विधानसभा प्रत्याशी, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य शामिल हुए। हमारी क्लस्टरों की बैठकें लोकसभा के हिसाब से हमने 20 क्लस्टर उत्तर प्रदेश में बनाए हैं, तो 20 क्लस्टरों की बैठकें प्रारंभ हो गई। कल मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो आजमगढ़ क्लस्टर की 5 लोकसभाओं की बैठक में अलग अलग चरणों में उसमें रहेंगे। तो हमारा पूरा संगठनात्मक तैयारी हमारी पार्टी की पूरी है। बीजेपी ने निर्धारित रणनीति के तहत चुनावों से पहले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का प्रदेश के यादव बहुल इलाकों में चुनावी दौरा शुरू कराया है। सूत्रों के मुताबिक सीएम मोहन यादव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों मैनपुरी, कन्नौज जैसे कई यादव बाहुल्य जिलों में भी चुनावी दौरा करेंगे। एमपी के सीएम मोहन यादव के जरिए बीजेपी संदेश देना चाहती है कि पार्टी में सामान्य यादव परिवार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। पार्टी के दरवाजे यादव समाज के लिए खुले हुए हैं। आजमगढ़ से वेदेंद्र प्रताप शर्मा की रिपोर्ट। तो आपने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे थे आपको कि क्या इम्पैक्ट इसका हो सकता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका अब हम रुख कर लेते हैं। प्रशांत उमराव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत सर आपका। इसके साथ ही आलोक त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत आपका भी सर। कप्तान सिंह हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं यादव महासभा के, बहुत स्वागत कप्तान साहब आपका भी। सुनील अर्कवंशी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं एसपी के, बहुत स्वागत सुनील जी आपका। अरविंद जयतिलक हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पास ही चलते हैं और आलोक साहब से बात करते हैं। आलोक जी, सीधे क्या नींव पर चोट करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि अब मोहन यादव पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश में और वो ये कह रहे हैं कि पुराना नाता उनका यहां पर रहा है और एक मैसेज साफ कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है कि हाँ, एक आम यादव जो है वो भी मुख्यमंत्री पद पर बैठ सकता है। आलोक जी। जी, सवाल मेरा आप ही से था सर। सवाल जी। हेलो, आवाज मिल रही है सर आपको मेरी? मैं जितना जहां तक सुन पाया हूं, अगर दोबारा रिपीट। जी, अब आ रही है आवाज। मैं चाह रहा था कि एक बार आप लास्ट वाला क्वेश्चन जो रिपीट कर दें। जी जी सर, मेरा सवाल ये था, आपने जो बोला है वो मेरे पास आया नहीं। बिल्कुल सर, सवाल मेरा ये था कि क्या सीधे नींव पर चोट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि मोहन यादव उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि पुराना नाता रहा है मेरा यहां से, और बीजेपी का एक साफ मैसेज जो है वो ये देने का है कि एक आम यादव जो है वो भाजपा में रहकर मुख्यमंत्री पद तक पहुंच सकता है, एक साधारण परिवार से जो यादव आता है। नहीं शिल्पा जी, मैं आपको एक बात कहूं, बड़ा धन्यवाद आपका, आपने मुझे डिबेट में मौका दिया और आपने क्वेश्चन मुझसे पहले पूछा, इसके लिए और आभार आपको। मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा एकदम से सामने आ गया और उत्तर प्रदेश की जनता को इस चीज के बारे में अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समाजवादी पार्टी को खासकर। अभी तक क्या था कि समाजवादी पार्टी का जो यादव वोट बैंक था,
जब से सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की और पूर्व से, मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार में हम जब थे तब से लेकर के और लास्ट तक, अब तक, बल्कि आज के 3 महीने 2 महीने 1 महीने पहले तक, जब तक मोहन जी एमपी के मुख्यमंत्री नहीं हुए तब तक भारतीय जनता पार्टी कभी 46 में 56 एसडीएम बता देती थी, 46 में 56 एडीएम बता देती थी। बार बार यादव समाज के बारे में ये कहा करते थे कि ये वो समाज है जिस समाज ने बाकी पिछड़े लोगों का हक खा लिया है, हक छीन लिया है। तमाम बहुत सारी चीजें, मुझे इको कर रहा, आवाज मेरी वापस बैक आ रही है। चलिए सर, मैं आपकी आवाज दुरुस्त कराती हूँ, फिर मैं वापस आपके पास लौटती हूँ और मेहमानों को जरूर करते हैं आपकी आवाज हम बेहतर कराते हैं और फिर वापस आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ प्रशांत साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रशांत उमराव प्रवक्ता हैं बीजेपी के। प्रशांत जी, सीधे चोट करने की कोशिश क्या की जा रही है? मैसेज देने की साफ साफ क्या कोशिश है? यादवों को जो टारगेट करने की एक तरीके से कोशिश हो रही है यहाँ पर वोट बैंक साधने की, वो उसमें क्या कामयाब बीजेपी हो पाएगी? क्योंकि एक सटीक रणनीति के तहत आप लोग चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास नारे के साथ काम करती है और भारतीय जनता पार्टी में सभी वर्ग के लोगों का सम्मान सुरक्षित है। हम लोग सभी वर्गों को उनको उचित अधिकार देने का काम करते हैं, चाहे किसी वर्ग को। अगर हम यादव वर्ग की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने यादव वर्ग को भी पूरी तरीके से सम्मान दिया है। मध्य प्रदेश में इससे पहले हमारे बाबूलाल गौर जी भी यादव समाज से मुख्यमंत्री थे। आज मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, वो भी एक सामान्य कार्यकर्ता थे, विधायक थे। उनको पार्टी ने इतने बड़े पद पर पहुंचाया है। आज केंद्र सरकार में 4 यादव समाज के मंत्री हैं। आप मुझे शिल्पी जी बताइए कि भारत के इतिहास में कभी केंद्र सरकार में 4 यादव समाज के मंत्री रहे? आज पहली बार मोदी सरकार में मंत्री हैं। आज 27-28 ओबीसी समाज से टोटल मंत्री हैं। 2 राज्यसभा हमने हरनाथ सिंह यादव जी, संगीता यादव जी को हमने राज्यसभा में भेजा। हमारे विधानसभा 5-7 तो भी विधान परिषद एमएलसी है, हमारे विधायक भी हैं। तो हमने हर जगह सम्मान दिया है। लेकिन जो लोग आलोक साहब तो कह रहे हैं कि आप पहले ये कहते थे, बीजेपी वाले ही ये कहते थे कि यादवों ने सबका हक खा लिया। नहीं, हम ऐसा नहीं कहते थे। हम ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी में खाली एक परिवार विशेष का ये अधिकार सुरक्षित है। मुझे बता दें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कि क्या समाजवादी पार्टी में खाली सैफई परिवार के अलावा कोई व्यक्ति क्या वहां पर उनकी पार्टी से मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है क्या? जब अखिलेश जी की सरकार रही तो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री सब एक ही परिवार से था। शिवपाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। तो इन्होंने कब अपने परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान देने का काम किया? ठीक है, चलिए सर, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। बिल्कुल, ये जानने की कोशिश शायद कप्तान सिंह यादव साहब से मैं ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाऊंगी, प्रदेश अध्यक्ष यादव महासभा के। कप्तान जी, अब तो यादवों की पूछ और बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी सिर्फ पूछ रही थी, लेकिन बीजेपी भी पूछ रही है। मोहन यादव उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। सर, आपके नजरिए से आप किस तरीके से देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी में यादवों का ज्यादा उत्थान हो पाए, या फिर अब बीजेपी जब यादवों को साधने की कोशिश कर रही है तो बीजेपी उत्थान कर पाएगी? डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उनको एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन मैं स्पष्ट ये आपसे को बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की यादव महासभा जो है वो पूर्ण रूपेण समाजवादी पार्टी की है। और मोहन यादव जी आए हैं, उनका स्वागत है। लेकिन मैं आपसे ये बातें पूर्वक कहता हूं कि यादव उनके बहकावे में नहीं आएगा। यादव जहां है वहीं है। ठीक है कप्तान साहब, लेकिन बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं भले ही आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन यादवों का उत्थान समाजवादी पार्टी में नहीं हो पाया है। परिवारवाद जो है वो रहा है। यादवों का अगर उत्थान हुआ है तो सिर्फ वही यादवों का उत्थान हुआ जो कि समाजवादी पार्टी के भीतरी खास हैं या फिर परिवार में हैं। बाहर ये जो यादव है उनका उत्थान समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, जो कि बीजेपी कह रही है हम करेंगे, हमने करके भी दिखाया। आम यादव जो है उसको मुख्यमंत्री पद पे हमने बैठा दिया। ये बात तो ठीक है, लेकिन इस परिवार की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। जो समाजवाद मुलायम सिंह साहब कर रहे हैं, मुलायम सिंह जी की बहुत बड़ी कुर्बानी है और पूरे परिवार की कुर्बानी है। उन्होंने सभी यादव समाज के लिए, सभी दलित के लिए एवं अल्पसंख्यक के बहुत कुछ किया है। और जो उन्होंने किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और इसीलिए मैं आपसे पूर्ण ये वादा करता हूँ और ये समाज, मेरा जो यादव समाज है, ये
मुलायम सिंह के परिवार के साथ ही रहेगा और समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। ठीक है, सुनील अरकवंशी साहब भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं एसपी के, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। सुनील साहब, अब किस डायरेक्शन में आपको नजर आ रही है चीजें, क्योंकि अब यादवों को साधने की पूरी जुगत यहाँ पर हो रही है, मोहन यादव भी उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं, कुछ कमाल हो पाएगा? नहीं, देखिए बिल्कुल कमाल हो पाएगा। इसलिए कमाल हो पाएगा क्योंकि अभी तक कहा जाता था कि आजमगढ़ गढ़ है, रामपुर गढ़ है, कन्नौज गढ़ है, मगर अब कोई गढ़ नहीं रहा। जनता ने सभी गढ़ गिराने का काम कर दिया है। अब जनता ही सर्वोपरि है। आज जिस तरीके से देखिए कि पहले क्या हुआ करता था समाजवादी पार्टी में कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी, रामगोपाल यादव जी, डिम्पल यादव जी, तमाम जो भी लोग होते थे प्रधान से लगाकर और सांसद तक के बनने का काम होता था। तो अभी हमारे यादव सभा के महाअध्यक्ष जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे, बिल्कुल आपको रहना चाहिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ में, मगर क्या खाली एक ही परिवार के लोगों को पदों के में बिठाने का काम किया जाना चाहिए? आज आप देखिए किस तरीके से अभी आपने टिकट भी बांटा, तो उसमें आपने तुरंत अभी किनको देने का काम किया, परिवार से कितने टिकट आपने देने का काम किया। तो आप परिवारवाद पर काम करते थे। और रही बात आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की, तो वो सर्व समाज को लेकर काम कर रही है। आज ऐसी कोई जातियां नहीं है जो आज एनडीए में शामिल ना हो, एनडीए को जिताने के लिए जो है कार्य ना कर रही हो। तो अब कोई परिवारवाद चलने वाला नहीं है। आप परिवार में अपने बांटते रहिए। आपकी हालत क्या है उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। एनडीए गठबंधन के सारे घटक दल, चाहे स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी हो, चाहे एनडीए हो, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी पूर्वांचल से लगाकर अभी इनके ही गढ़ में, अभी जैसे कि कहा जा रहा था इटावा, सेफाई, मैनपुरी, उधर आप चले जाइए तो खाली आप ऐसे समाज है जैसे बंजारा समाज आज पल्लियां डालकर रहने का काम कर रहा है। उनके यहाँ आज तक उनके यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, ये इनके ही गढ़ों का काम बता रहे हैं। तो आपने किन जातियों के बारे में काम किया? ठीक, यानी कि विकास नहीं हो पाया समाजवादी पार्टी के रहते हुए। अरविंद जयतिलक साहब भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरविंद जी, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से सभी पार्टियों को समझते भी हैं, सभी पार्टियों को देख भी रहे हैं, कई शासनकाल आपने देखे भी हैं। सर, ये जो कोशिश हो रही है, और जाहिर है हर एक पार्टी ये कहती भी नजर आती है कि हम उत्थान कर रहे हैं या फिर हम उत्थान करेंगे, लेकिन मौजूदा समय में अगर देखें या फिर आने वाले समय में, तो सर आप इसका विश्लेषण किस तरीके से करेंगे? शिल्पा जी, देखिए, एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश को जातियों का खौलता हुआ कुंड कहा जाता था, लेकिन आप देखेंगे तो 2014 के बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स, ट्रांजिशनल पॉलिटिक्स को जन्म दिया है, तो जातीय अस्मिता की जो दीवारें हैं ढही हैं। और यादवों के लिए चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो या कोई अन्य दल हो, अछूत नहीं है। हाँ, यह सही है कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका जुड़ाव ज्यादा रहा है, लेकिन अन्य दलों के साथ उनका जो है यह मान बैठना कि उनको वोट नहीं देंगे। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। 2004 में मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और लोकसभा का चुनाव भी हो रहा था। बहुजन समाज पार्टी ने 6 यादवों को लोकसभा का टिकट दिया था। 5 यादव चुन करके आए। आजमगढ़ से रमाकांत यादव, मछली शहर से उनके भाई उमाकांत यादव, आप भालचंद्र यादव खलीलाबाद से, फैजाबाद से मित्र सेन यादव, चंदौली से कैलाश नाथ यादव, यानी वो सभी जीत गए उस समय जब मुलायम सिंह यादव को जो यादवों का नेता कहा जाता था। लेकिन आप देखिए उसके बाद, जबकि 2 जून 1995 को यूपी में गेस्ट हाउस कांड हो चुका था, यादवों के बीच में, दलितों के बीच में गहरी खाई थी, बावजूद इसके यादवों ने उन क्षेत्रों में बसपा के उम्मीदवार को वोट दिया। तो ये कैसे मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपना जो है प्रभाव बढ़ा रही है, एक विश्वास दिला रही है या कह रही है कि नहीं, यादवों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। और आपने देखा भी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यादव लैंड जो आपका एटा, इटावा, कन्नौज, फिर आपका फिरोजाबाद, बदायूं, सारी सीटें भाजपा जीत गई और समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हार गई। अभी 2022 में आपने देखा कि 12% यादवों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, 3 उसके विधायक भी यादव जीते हैं। तो ये निसंदेह जो है मोहन यादव एक बड़ा चेहरा उभर करके आए हैं, जो आज भारत में कोई भी यादव मुख्यमंत्री नहीं है, एकमात्र उनके। तो निसंदेह जो है, चूंकि उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, उसका असर देखने को मिलेगा। ठीक, यानी कि सर कह सकते हैं राजनीतिक दिशा को एक नई रास्ता जो है वो दिखा सकते हैं मोहन सिंह यादव यहाँ पर से, इसकी ये कह सकते हैं, आपकी बातों से नजर आ रहा है। मैं वापस सर आपके पास लौटूंगी। आलोक साहब, आप मेरी आवाज आपको सही सुनाई दे रही है? जी, आ रही है। ठीक है आलोक जी,
अभी तमाम मेहमान चर्चा कर रहे हैं और अर्कवंशी साहब को भी आपने सुना होगा, बीजेपी प्रवक्ता को भी आपने सुना होगा जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत साहब। वो ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने यादवों को लेकर सिर्फ अपनी पार्टी में परिवारवाद के तहत उनको बेनिफिट देने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन बाहर के जो यादव हैं उनके लिए कुछ खास समाजवादी पार्टी ने किया नहीं है, जो कि बीजेपी करने जा रही है। देखिए, बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा बाहर आ गया और एक बड़ी बात यह है कि जिस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश में, समूचे उत्तर प्रदेश में, समूचे हिंदुस्तान में यादवों को बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने लगातार की थी। भारतीय जनता पार्टी एक ही बात कहा करती थी कि उत्तर प्रदेश में 56 एसडीएम में, 46 एसडीएम में 56 हो गए, और उस बात की बाकायदा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे नेता प्रतिपक्ष रहते हुए सदन में सूची मांगी। हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल जी ने भी कहा कि आप सूची उपलब्ध करा दें कृपया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज तक सूची नहीं उपलब्ध करा पाई। दूसरे, अभी बहुत गंभीर एक घटना हुई थी देवरिया में, और वहां एक ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई, और उसी में एक यादव परिवार की पहले हत्या हुई, फिर ब्राह्मण परिवार की हत्या हो गई। इन्हीं के एक विधायक ने इतनी राजनीति करी कि यादव और ब्राह्मण को आपस में लड़ाने की कोशिश की पूर्वांचल में। आज उत्तर प्रदेश के यादव समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, अर्कवंशी समाज हो या कोई भी समाज हो, हर समाज ये जान गया कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जातिवादी पार्टी कोई हो नहीं सकती। एक बात। दूसरी बात, सुनील अर्कवंशी जी कह रहे थे गढ़ कोई नहीं होते। अरे भाई, अगर गढ़ नहीं होते तो आप हमारे दल के पास जब आए थे तो आप मंच पे खड़े होकर के पानी पी पी के गरिया रहे थे। सुनील अर्कवंशी जी को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। ये संडीला सीट से चुनाव लड़े थे, हमारे गठबंधन के प्रत्याशी थे, और इनका इतना अच्छा स्वागत जनता ने किया कि लोगों से मैंने जब पूछा कि अर्कवंशी जी कहाँ के रहने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये तक बताया कि ये इनके बारे में लोग जान नहीं रहे, और ये एसबीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। अब आप एक बात बताइए, वो दल, जिस दल को पहचान समाजवादी पार्टी ने दी पूरे उत्तर प्रदेश में, वो दल, जिस दल के पास जो विधायक हैं, वो दल समाजवादी पार्टी के दम पे है। जिस पार्टी के साथ हम चले जाएं उसे जिता देते हैं, जिस पार्टी के साथ। अरे भाई, अगर इनमें क्षमता है, इनके अंदर, मैं तो ये कहता हूं, शिल्पा जी एक बात कहता हूं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को चैलेंज करता हूं ऑन मीडिया, अगर क्षमता है, हिम्मत रखते हैं और राजनीतिक जरा भी सुचिता है उनके अंदर, तो आज इस्तीफा देना चाहिए सदन से और जा करके भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे दोबारा चुनाव लड़ लें। अगर हैसियत होगी तो जनता वहां बताएगी कि एक्चुअल आपकी हैसियत क्या है। आप राजभर समाज के वोटर नहीं हो, आप तो लॉलीपॉप में गए थे। आप तो मंत्री बनने के दिन कभी मंत्री बनने के चक्कर में, कभी रोज मंत्री बनने, आज ये डेट है, कल वो डेट है, परसों वो डेट, अब एनडीए। अरे पहले अपनी सीटें डिसाइड कर लो, आप लड़ोगे कहाँ? आपकी हैसियत क्या है? आपकी स्थिति क्या हुई थी संडीला में? आपकी स्थिति संडीला में क्या हुई थी? आपके पास कुछ नहीं है, जमीन पे, धरातल पे केवल कपोल कंटी है। आपको सिर्फ और सिर्फ जनता ने आईना दिखाया, आप कपोल कंटी के अलावा कुछ नहीं है। दूसरी चीज, कप्तान जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, सुन लीजिए। अरे कुछ नहीं, आप गठबंधन जीतने जा रहे हैं, आप केवल आप बकबक करना जानते हैं। राजनीति में आपका कोई शुचिता नहीं, आपका कोई धर्म नहीं, आपका कोई ईमान नहीं। कप्तान सिंह जी की बात पर एक मैं सहमत हूं, आदरणीय नेताजी के परिवार ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार ने, आदरणीय शिवपाल जी ने समाजवादी पार्टी ही नहीं, समूचे यादव समाज को, समूचे ब्राह्मण समाज को, समूचे क्षत्रिय समाज को, समूचे वैश्य समाज को, समूचे दलित समाज को, समूचे ओबीसी को, अदर ओबीसी को, सबको बराबर सम्मान दिया। आज हमारे कैंडिडेट के तौर पे आलोक रंजन जी हैं, जो आपके लाला बिरादरी से आते हैं। आप रामजी लाल सुमन जी हैं, बहुत बड़े नेता हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, दलित समाज से आते हैं। जया बच्चन जी हैं, फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं, लेकिन लगातार समाज के बीच में, जनता के बीच में काम कर रही। इनके लोगों ने क्या काम किया? ये लोग सिर्फ जाति समीकरण को जहर घोल रहे हैं। और आज जिस तरीके से किसान आंदोलन पर इन लोगों ने लाठी पर बर्बरता पूर्वक लाठी चलाई है, 2 साल पहले जिन मांगों को कहा था हमने मांग लिया, उन बातों को एक बार नहीं माना, और आज किसानों पर जिस तरह लाठी चलाई, गोलियां चलाई। आलोक जी भर के तमाम चीजें जो है वो कह रहे हैं, और फिर उन्होंने प्रश्न उठा दिया कि यादवों को लेकर आप तो सवाल खड़े करते थे कि हमने सिर्फ यादवों का उत्थान किया, और आज आप यादवों के उत्थान की बात कह रहे हैं।
देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी 6 महीने से पीडीए करा रहे हैं और आज अभी इनकी राज्यसभा की सीटें 3 डिक्लेयर हुई हैं। उसमें बताइए कहाँ है पीडीए, कहाँ गए अल्पसंख्यक, कहाँ गए पिछड़ा? जयललिता जी पिछड़ा है क्या? जय बच्चन जी पिछड़ा है, दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं? कहाँ गए? कहाँ से 5 बार से जय बच्चन जी को ये लोग राज्यसभा बना रहे हैं। उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या काम किया? ना तो पिछड़े से आती है, ना अल्पसंख्यक से आती है, ना तो दलित वर्ग से आती है। इनका कैडर स्वयं नाराज है और उन्होंने एक पूर्व आईएएस को कर दिया। तो भाई जब जिनका वोट लेते हैं जिस वर्ग का, उस वर्ग का तो इनको कोई कैंडिडेट मिला नहीं। जिस यादव समाज की पार्टी, उस यादव समाज का कोई वोट मिला नहीं। अगर यादव समाज से टिकट मिलेगा तो केवल सैफई परिवार से मिलेगा, उसके बाहर का कोई नहीं मिलेगा। तो यही तो दोहरी नीति है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी के साथ भेदभाव करती तो केंद्र सरकार में 4 मंत्री नहीं बनाती। हमने उत्तर प्रदेश से 2 राज्यसभा दिए, लोकसभा में टिकट देते हुए हमारे कई एमएलसी दिए, अभी हमने विधानसभा में टिकट दिए, मुख्यमंत्री बनाते हैं। हम किसी एक पार्टी पे परिवार पर बहुत छोटे से ब्रेक के बाद में वापस लौटेंगे, चर्चा की दोबारा शुरुआत करेंगे और आलोक जी भी काउंटर करना चाह रहे थे यहाँ पर प्रशांत जी का, उनका भी जवाब लेंगे और तमाम खास और मेहमान भी हमारे साथ हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक।